Good morning everyone, this is Badal Verma and welcome back to my educational YouTube channel IS Point. I hope you are very well. So today we will discuss about nationalism in India अर्थात भारत में राष्ट्रवाद। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग कक्षा 10 की NCERT का अध्याय 3 कवर कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने अपने 3 पार्ट्स को कवर कर लिया है और जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से जो गोलमेज सम्मेलन है वो किया गया, भारत में किस किस तरीके के जो आंदोलन है लाइक दैट असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, तो कई सारे जो आंदोलन हैं वो महात्मा गांधी के द्वारा जो है वो किए गए। फिर हमने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में देखा कि किस तरीके से जनरल डायर के द्वारा कई लाखों के तादाद में जो है लोग जो थे वो मारे गए थे। ठीक है, तो कई सारे पॉइंट्स के बारे में हम लोगों ने बात की और फैक्ट्स के बारे में भी हम लोगों ने देखा। तो देखिए, जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामूहिक अपनेपन के भाव के बारे में। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका तात्पर्य हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सामूहिक अपनेपन का भाव देखिए एक ऐसी आंशिक भावना है जिसके चलते संयुक्त संघर्षों के चलते जो है यह पैदा होती है। इसके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रतिक्रियाएं भी थी जिनके जरिए जो है राष्ट्रवादी लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गई। यानी कि एक तरीके से अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूँ, यानी कि अपने देश के प्रति, उसकी संस्कृति के प्रति और उसके संघर्षों के प्रति जो एक तरीके से भावना उत्पन्न होती है, उसे हम सामूहिक अपनेपन का भाव कहते हैं। जब एक तरीके से समूह यानी कि एक तरीके से समाज के सभी समूह मिलकर किसी चीज़ का विरोध करते हैं और अपने देश के प्रति एक तरीके से प्रेम दिखाते हैं, तो उसे सामूहिक अपनेपन का भाव कहते हैं। तो देखते हैं कि किस तरीके से ये देखने को हमें मिलता है। तो देखिए, चित्र 11 में जैसे आप देख ही सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक, जो कि 20वीं सदी की शुरुआत की एक तस्वीर है। तो इसमें आप पाएंगे कि चारों ओर जो है मंदिर, मस्जिद और एक तरीके से गुरुद्वारों की इसमें आप तस्वीर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या दर्शाता है, भारत की संप्रभुता को दर्शाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें ध्यान से देखने पर आपको मिलेगा कि एकता के प्रतीकों से घिरे हुए जो ये चित्र हैं उसमें चारों ओर विभिन्न धर्मों के पवित्र स्थान, मंदिर, चर्च, मस्जिद चित्रित जो हैं वो किए गए हैं। तो राष्ट्रवाद की भावना एक तरीके से जब पनपती है, जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं। ठीक है, तो आखिर एक तरीके से ये राष्ट्रवादी जो भावनाएं हैं उसके विकास के एक तरीके से कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो देखिए, भारत में राष्ट्रवाद के विकास के मुख्य जो है वो 2 कारण हो सकते हैं। पहला तो ये हो सकता है कि संयुक्त संघर्ष। तो देखिए, संयुक्त संघर्ष क्या होता है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो ये एक तरीके से संघर्ष चला था वो 19वीं और 20वीं सदी के बीच चला था। जितने भी आंदोलन की शुरुआत की गई वो सभी समुदायों को मिलकर या उनको भाग लेकर इसी एकता जो है वो की गई, और इसी एकता की वजह से क्या हुआ, संयुक्त संघर्ष की बात जो है वो पूरे भारत में फैल गई। तो जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा कि एक तरीके से जब फ्रांस में एक तरीके से क्या हुआ था, तो फ्रांस में राष्ट्रवाद का सबसे पहले एक तरीके से प्रचार प्रसार हुआ था, और उसके बाद जो है यूरोप के बाकी देशों में भी ये प्रचार प्रसार फैल गया, और यूरोप के बाकी देश भी जो है एक तरीके से वो रिपब्लिक बन गए, यानी कि वो एक तरीके से आज़ाद हो गए। ठीक है, तो इसी तरीके से भारत में भी एक तरीके से राष्ट्रवाद की जो भावनाएं थी वो किन्हीं किन्हीं माध्यमों से फैली। तो संयुक्त संघर्ष तो ये था कि एक तरीके से जब सभी समुदाय एक तरीके से एक साथ मिलकर किसी आंदोलन की शुरुआत करते हैं या आंदोलन के बदले एक तरीके से अपनी बातों को रखते हैं या किसी भी एक तरीके से कानून का विरोध करते हैं, तो उसे हम एक तरीके से संयुक्त संघर्ष कहते हैं। तो इसी वजह से जो है संयुक्त संघर्ष की बात जो है वो पूरे भारत में फैल गई। उससे क्या हुआ, पूरे भारत में फैलने से एक तरीके से क्या हुआ, राष्ट्रवाद का जो है विकास हुआ। दूसरी एक तरीके से दूसरा कारण क्या हो सकता है, सांस्कृतिक प्रतिक्रिया। तो सांस्कृतिक प्रतिक्रिया क्या है, तो सांस्कृतिक प्रतिक्रिया ये है कि आप लोगों को देखिए पता होगा जब एक तरीके से फ्रांस एक तरीके से जब आज़ाद हुआ था और उसमें राष्ट्रवाद की भावना फैल गई थी, तो उन्होंने अपने झंडों और रूपक और गीतों को एक तरीके से रचना शुरू कर दिया था। तो इसी तरीके से देखो भारत में भी हुआ था। तो 20वीं सदी में भारत में रूपक, गीत, प्रतीक चिन्ह आदि बहुत सारी चीज़ों का निर्माण किया गया, और ये किस चीज़ से जुड़ी हुई थी, ये हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई थी, जो कि हमारी राष्ट्र की जो पहचान है
उससे अंकित की जाती थी। तो देखिए एक चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि भारत माता का अमिन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1905 के द्वारा जो ये चित्र है वो बनाया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें माँ की छवि में शिक्षा, भोजन और कपड़े जो है वो हाथ में दर्शाए गए हैं और सन्यासी गुण को रेखांकित करते हुए ये चित्र जो है रवि वर्मा की भांति अविंद्रनाथ टैगोर ने भी ऐसी चित्रशैली में विकसित करने का प्रयास किया है जिसे सच्चे अर्थों में भारतीय माना जा सके। ठीक है, तो जैसे कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत माता की तस्वीर रूपक का निर्माण किया, उसी तरीके से ये दर्शाता है कि भारत हमारी मातृभूमि है और इस मातृभूमि की स्वतंत्रता और सुरक्षा हमारा धर्म है। इससे क्या होता है, लोगों के मन में एक तरीके से राष्ट्रवाद की जो भावना है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। ठीक है, तो उन्होंने एक तरीके से मातृभूमि की स्तुति के रूप में वंदे मातरम गीत भी लिखा और इस गीत को विभिन्न तरह के आंदोलन में गाया गया। तो देखिए एक तरीके से महात्मा गांधी को आज हम महान बताते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी को हम महान बताते हैं, ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर को हम महान बताते हैं। उसका कारण क्या है? देखिए इन लोगों ने एक तरीके से राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने और एक तरीके से उसका प्रचार प्रसार करने के लिए ऐसे ऐसे कार्य किए जिनका एक तरीके से हम लोग आज भी हमें एहसान मानना चाहिए। देखिए जब एक तरीके से राष्ट्रगान लिखा गया, तो अगर आप राष्ट्रगान को अच्छे से पढ़कर समझने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें भारत के सभी प्रांतों और सभी नदियों के बारे में एक तरीके से हम लोगों को वर्णन मिलता है, जिसमें क्या होता है कि भारत की जो भूमि है, भारत की संपूर्ण भूमि के बारे में हम लोगों को जानने को मिलता है। तो और भारत के तिरंगे झंडे से हम लोगों के एक तरीके से अपने देश के प्रति प्रेम और बलिदान और शांति के रूप से भी हमें एक तरीके से बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो देखिए और हम इसमें बात करते हैं, तो देखिए इस पर एक कविता भी लिखी गई थी जो कि बाद में गीत में बदलकर राष्ट्रीय गीत घोषित कर दिया गया था। तो वो क्या था? वो था राष्ट्रगान। तो वो पहले क्या किस रूप में लिखा गया था? वो एक कविता के रूप में लिखा गया था। ठीक है, तो भारतीय तिरंगे के बारे में हम बात करते हैं। तो इससे पहले हम जवाहरलाल नेहरू का एक तस्वीर देख लेते हैं, जिसमें हम इस तस्वीर में भारत माता और माता के नक्शे के हृदय के पास रखे दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत सारे चित्र में राष्ट्रवादी नेताओं का अपना सिर भारत माता के चरणों में चढ़ाते हुए दर्शाया गया है। माँ के लिए बलिदान का विचार लोगों की कल्पना में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए जैसे आप जवाहरलाल नेहरू की एक तस्वीर देख पा रहे होंगे, इसको देख करके आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखिए उन्होंने लोक परंपराओं और पुनर्जीवित करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व मद्रास में नटेशा शास्त्री ने द फोकलॉर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया था। उनका मानना था कि जो लोक कथाएं हैं वो राष्ट्रीय साहित्य होती हैं और ऐसे लोग असली विचारों के विशिष्टता व सभी विश्वसनीय अभिव्यक्ति हैं। तो देखिए जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा और राष्ट्रीय नेता लोगों को एकजुट करने में उनके राष्ट्रवाद की जो भावनाएं थी वो और भी ज़्यादा मजबूत होती गई। इसी में से एक घटना ये है कि जो बंगाल है, तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के एक तरीके से दौरान हुआ क्या कि तिरंगा झंडा जिसमें हरा पीला लाल रंग तैयार किया गया, वो एक तरीके से कई बार देखने को मिला। इसे ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते हुए कमल के 8 फूल और हिंदुओं व मुसलमानों के प्रतिनिधित्व करता एक अद्र चक्र जो है वो दर्शाया गया। ऐसा क्यों था? क्योंकि एक तरीके से जो 8 प्रांत थे वो ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधित्व थे और उसमें अद्र चंद्र जो है इसलिए दर्शाया गया, वो हिंदू मुस्लिम की एकता को करने के लिए दर्शाया गया। तो पहले ऐसा भी एक तरीके से जो झंडा है वो तिरंगा झंडा इस तरीके से भी चलाया गया। तो गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया गया था, जिसमें तिरंगे में सफ़ेद, हरा और लाल रंग था। इसके मध्य गांधीवादी प्रतीक चरखे को जगह दे दी गई और स्वावलंबन का प्रतीक जो है उसे रखा गया और जुलूस में ये झंडा थामे चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत था। क्या था? एक तरीके से शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत था। तो साल 1921 में गांधी जी ने स्वराज का झंडा जो है वो तैयार कर लिया था, जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया, जिसमें कौन कौन से रंग थे? सफ़ेद, हरा और लाल।
तो देखिए, तो इतिहास की पूर्ण व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक साधन थी, जिसमें 19वीं सदी के अंत तक आते आते बहुत सारे भारतीय एवं महसूस करने लगे थे, और राष्ट्र के प्रति गर्व का जो भाव है वो जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से जो है पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि हर एक जो चीज़ें हैं वो क्लियर होती रहे। ठीक है, तो देखिए हम भारत माता के एक चित्र को भी देख लेते हैं। तो भारत माता की यह छवि अविंद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित छवि के बिल्कुल विपरीत है। यहाँ भारत माता के हाथों में त्रिशूल और हाथी व शेर के बीच खड़ी है। ये दोनों ही शक्ति और सत्ता के प्रतीक हैं। तो ये चित्र आप देख सकते हैं, जिसमें आप सरस्वती माता की भी तस्वीर देख सकते हैं, लक्ष्मी माता की भी, और भारत माता की भी इसमें तस्वीर देख सकते हैं। और पीछे से एक तरीके से नदियों का बहना भी आप देख सकते हैं, जो कि भारत की संपूर्ण प्रकृति को जो है प्रदर्शित करता है। ऑलराइट, तो अब हम निष्कर्ष के बारे में एक तरीके से बात कर लेते हैं। इसका क्या कंक्लूजन था? तो देखिए, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बढ़ता गुस्सा विभिन्न भारतीय समूहों और वर्गों की स्वतंत्रता में साझा संघर्ष में खींच रहा था। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के लोगों ने असंतोष और परेशानियों को स्वतंत्र और संगठित आंदोलन में सम्मानित करने का प्रयास किया, और उन्होंने आंदोलन के जरिए क्या किया, एक तरीके से अपने सूत्र पर पिराने का प्रयास किया। लेकिन जैसा ही हमने देखा कि आंदोलन जो है हिस्सा लेने वाले विभिन्न समूह और वर्ग अलग अलग आकांक्षाओं की अपेक्षा के साथ हिस्सा ले रहे थे, क्योंकि अलग अलग लोगों की और अलग अलग समुदाय की अलग अलग किसी भी बिंदु पर अलग अलग सोच होती थी। ठीक है, तो उसी हिसाब से वो अपना जो है एक तरीके से हिस्सा ले रहे थे, और औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का भी सबसे अपना अपना अर्थ अलग अलग था। तो कांग्रेस ने इस विभेद को हल करने से यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा प्रयास किया कि जो समूह हैं उनकी मांग करने के लिए कोई दूसरा समूह दूर न चला जाए। यही वजह थी कि जो आंदोलन था वो भीतर अक्सर बिखराव एक तरीके से उसमें आता रहता था। तो कांग्रेस की सरगर्मियों और राष्ट्रीय एकता के शिखर को छू लेने के बाद बिखराव और आंतरिक टकरावों के चरण पर आ जाते थे। तो संक्षेप में जो राष्ट्रीय उभर रहा था वो औपनिवेशिक शासन से मुक्ति को चाह रखने वाली बहुत सारी आवाज़ें का पुंज था। तो देखिए, एक चित्र यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई की औरतों का एक जुलूस। तो देखिए, ये आप लोग जो है पॉज करके आप लोग इसके बारे में पढ़ सकते हैं, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में इसमें डिटेल दी गई है। ऑलराइट, तो आप ये पॉज करके पढ़ेंगे, इसमें काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी आपको आंसर राइटिंग करनी है, जैसे कि उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया और उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी। तो पहले विश्व युद्ध में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस तरीके से योगदान रहा। तो ये सभी जो तमाम क्वेश्चन हैं उसके आप आंसर राइटिंग करेंगे, और जो कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं वो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ आपका आज का ये चैप्टर ख़त्म भी होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। इसी के साथ हैव ए गुड डे, जय हिंद।